सत श्री अकाल सिमर। सिमर कल वाली क्लास लगा लेना। गुड आफ्टरनून विदुषी। एक दो मिनट वेट करते हैं फिर शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून भूमि। भूमि, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं, एक बार चेक कर लेना। आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पॉइंट है हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे आज ही। राइट, तो आपको वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। राइट। बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप देख लेना। राइट भूमि। राइट, ओके। गुड आफ्टरनून अर्शदीप। चलो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। ओके, आज हमने करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल वी स्टार्टेड विद रेलेवेंट कॉस्टिंग। हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में देखा कि रेलेवेंट कॉस्टिंग है क्या, कौन कौन सी कॉस्ट हमें कंसिडर करनी है, कौन कौन सी कॉस्ट हमें कंसिडर नहीं करनी है। बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि हम नया प्रोजेक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट या नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं या कोई नया ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। उस ऑफर के एक्सेप्ट करने से मेरी कितनी कॉस्ट आएगी या मेरे को कितना रेवेन्यू आएगा, यानी कि नेट मेरे को देखना है कितना मेरे को बेनिफिट हो रहा है, या नेट मेरे को देखना है कितना मेरे को लॉस हो रहा है। अगर तो आपको वो लॉस हो रहा है तो आपको उसको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आपसे वो क्वेश्चंस में पूछेगा कैसे, आपको बताना होगा कि
इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट हम पढ़ेंगे अभी कि किस किस की रेलेवेंट कॉस्ट निकालने निकालने के लिए वो आपसे पूछ सकता है। उससे पहले हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। कल मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी वो कॉस्ट है कि अगर हम एक एक चीज कर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दी थी। मैं एक फैक्ट्री रेंट पे दे सकता था और वो फैक्ट्री से मुझे 50,000 रेंट आता अगर मैं उसको रेंट पे दे देता। बट ड्यू टू द सर्टेन ऑफर मुझे मुझे ये फैक्ट्री चाहिए थी और मैं उसको रेंट पे नहीं दे पाया। तो जो मेरे को उसको रेंट पे ना देने से जो लॉस हुआ, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब मैंने एक नई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए पुरानी अपॉर्चुनिटी से जितना मेरे को बेनिफिट हो सकता था, दैट लॉस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज अंडरटेकन, राइट। तो अगर आप इसकी जगह वो करते तो आपको वहां से कितना बेनिफिट होता है, वो क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। It emphasizes that decisions are concerned with the choices and that by choosing one plan there may well be sacrifices elsewhere in the business। तो यहाँ पे ये ज्यूम करके चलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, जैसे कल अर्शदीप ने भी बताया कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या है, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है। तो ए और बी में से हम एक ही चूज कर सकते हैं, या तो हम ए को चूज करेंगे या तो हम बी को चूज करेंगे। और अगर हम ए को चूज करते हैं तो हम मान के चलेंगे कि हमें बी से हो सकता है कोई कोई नुकसान भी हो जाए, राइट। चलिए अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। अच्छा बच्चों एक बात बताना, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन पड़ी है। उसकी जो कॉस्ट मैं ऑलरेडी पहले जिस पे मैंने इसको खरीदा होगा, जिस पे मैंने परचेज किया होगा, क्या वो मेरे लिए रेलिवेंट है? इज दिस कॉस्ट रेलिवेंट फॉर मी? यस, नो। बताइए, क्या जिस पे मैंने इसको खरीदा था, जिस प्राइस पे मैंने इसको खरीदा था, क्या वो कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं? यस, नो। फटाफट, आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नो, बिकॉज मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं है। वेरी गुड रजदीप, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी, क्योंकि वो पास्ट कॉस्ट है, वो सम कॉस्ट है। वेरी गुड, राइट। यस, जो जो हमारी क्या कहते हैं करंट कॉस्ट आएगी, तो करंट एक्विजिशन कॉस्ट विल बी रेलिवेंट फॉर मी, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द मशीन इज एज फॉलोज। जो ओरिजिनल प्राइस है ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। करंट कैरिंग वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग वैल्यू? कैरिंग वैल्यू से आप लोग क्या समझते हैं? अब ध्यान से समझना बच्चों, कैरिंग वैल्यू मींस जिस पे आपने एसेट को खरीदा था माइनस उसकी डेप्रिसिएशन, राइट। यस, वेरी गुड। तो जिस पे आपने उसको खरीदा था माइनस उसकी डेप्रिसिएशन इज योर कैरिंग वैल्यू। अब ध्यान से समझना बच्चों, कॉस्ट तो आपकी सम कॉस्ट है, तो ये तो रेलिवेंट है ही नहीं। और डेप्रिसिएशन भी जो है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। इट मींस करंट कैरिंग वैल्यू इज आल्सो नॉट रेलिवेंट कॉस्ट फॉर अस, तो इट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटेड करंट सेल्स वैल्यू, दिस इज अ रेलिवेंट कॉस्ट। आज की डेट में अगर आप उसको बेचने जाओगे इस एग्जिस्टिंग मशीनरी को, वो कितने की बिकेगी? 4,000 की बिकेगी। ये आपके लिए क्या है? दिस इज अ रेलिवेंट कॉस्ट फॉर यू। मतलब आज की डेट में अगर आप इसको बेचने जाओगे तो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है? 4,000। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर लेट से ये जो 4,000 की मशीनरी है, ये जो मशीनरी है, ये ए मार्केट में 4,000 की बिक सकती है और ये बी मार्केट में 5,000 की बिक सकती है। प्लीज टेल मी मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मी? व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मी? मैंने क्या बोला? ए मार्केट में ये सेम मशीनरी 4,000 की बिक सकती है और बी मार्केट में ये सेम मशीनरी मेरी 5,000 में बिक सकती है। अब बताइए मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है? वेरी गुड अर्शदीप,
तो यहां पर मेरे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट है, यहां पर मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है, रेलिवेंट कॉस्ट इज 5000, क्योंकि विच एवर इज हायर, राइट, तो विच एवर इज हायर विल बी टेकन एज रेलिवेंट कॉस्ट। यस, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। वेरी गुड अर्शदीप। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए मेरे को जो बेनिफिट होगा दैट इज 5000। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, मेरे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट है इट इज 5000, राइट। अच्छा, अब आपसे वो क्वेश्चन, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, अब आपसे वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट इफ एनी इफ यूजिंग द मशीन इन प्रोजेक्ट। चलिए बच्चों, एक बात समझते हैं, यहां पर एक बात समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखो, अब मशीनरी को आज की डेट में सेल कर सकता हूं कितने में? $4000 में, राइट। उस मशीनरी को मैं $4000 में सेल कर सकता हूं। और सेम मशीनरी को अगर मैं सेल नहीं करता, उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं किसी प्रोजेक्ट में लगा लेता हूं। अब मेरे को बताना, अगर मैं इसको सेल नहीं करता तो मेरे को इनफ्लो कितना आ रहा है? 4000। अगर मैं उसको सेल करता हूं तो मेरे को इनफ्लो कितना आ रहा है? $4000। अगर मैं उस मशीनरी को सेल नहीं करता तो मेरे को कितना इनफ्लो आ रहा है? जीरो। मेरे को कोई इनफ्लो नहीं आ रहा। अभी मैंने प्रोजेक्ट की बात नहीं करी है कि प्रोजेक्ट से कोई इनफ्लोज आएंगे या नहीं आएंगे। सिंपल सी मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं इस मशीनरी को प्रोजेक्ट में लगा देता हूं और इसको सेल नहीं करता तो मेरे को कोई इनफ्लो आएगा सिर्फ मशीनरी से? नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको बेच नहीं रहा, उसको मैं किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं। और अगर मैं दूसरी तरफ उसको बेचता हूं तो वो कितने में बिक जाती है? $4000 में बिक जाती है। आप सबको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज $4000 हेयर, राइट। $4000 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेयर, राइट। तो एक बारी पढ़ते हैं। सो द ओरिजिनल परचेज प्राइस इज sunk and not relevant. The carrying value is the combination of purchase price, that is a sunk cost, and your depreciation, not a cash flow, so it is not relevant. By undertaking the project we miss out on an opportunity of selling the asset, and thus opportunity cost is $4000। ये देखो, कैश की पोजीशन क्या होगी अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले? तो नील, आपको कुछ भी नहीं आने वाला फॉर द टाइमिंग। कैश की पोजीशन क्या होगी अगर आप प्रोजेक्ट को रिफ्यूज कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो? दैट इज $4000। सो द रेलिवेंट कॉस्ट for the project is $4000. This is the amount foregone by going ahead with the project. Am I clear? सबको समझ आया what is opportunity cost and what is and how an opportunity cost is a relevant cost, right? Yes, चलते हैं आगे। ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है आपको। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टू कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एंड सेल वन सिंगल प्रोडक्ट इज करंटली ऑपरेटिंग एट 85% ऑफ फुल कैपेसिटी। करंटली वो 85% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, और 85% कैपेसिटी पे काम करके वो 1,02,000 यूनिट्स बना रहा है। द करंट टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट्स टू 3,30,000। तो 1,02,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट इज 3,30,000। तो उसमें से जितनी जो मेरी फिक्स कॉस्ट है दैट इज 75,000, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो देखना हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट इज 3,30,000 माइनस 75,000, सो विच इज इक्वल टू 2,55,000। ये मैंने क्यों निकाली, मैं अभी आपको बताता हूं। A new potential customer has expressed interest in taking regular delivery of 12,000 units at a price of $2.80। अब उसको नए कस्टमर से इंटरेस्ट आए, नया कस्टमर उसे 12,000 यूनिट्स खरीदना चाहता है। अच्छा, एक बार ही मुझे बताना, आप जो करंट कैपेसिटी आपकी 85% है,
अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता तो बच्चों मेरी कितनी आउटपुट आ जाती, तो आई वुड हैव मेड 1,20,000 यूनिट्स। अब मेरे को एक बात बताना बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। यस, वेरी गुड अर्षदीप। तो अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आता वो कितना आ जाता, 1,20,000 यूनिट्स आ जाता। अब मेरे को एक बात बताना, अब मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, मैं कितने यूनिट्स और इजीली बना सकता हूँ पुरानी पुरानी सेल्स को बिना डिस्टर्ब किए, पुरानी प्रोडक्शन को बिना डिस्टर्ब किए। तो मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी है दैट इज 18,000। मींस अभी भी 18,000 यूनिट्स मैं आराम से बना सकता हूं, जितने मैं यूनिट्स बना रहा हूं उसके अलावा। तो अभी तक तो मुझे ये समझ लगा कि ये जो 12,000 यूनिट्स मैं बनाऊंगा, इससे मुझे कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन ही आएगा। मेरे को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, मेरे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी है। तो अगर अगर तो मेरे को इनको रोक कर ये बनाने पड़ते, तो मेरा उसका कंट्रीब्यूशन लॉस भी मेरी यहाँ की कॉस्ट आ जाती। बट मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो अभी तक तो मुझे ये समझ आ गया कि हाँ, मैं ये 12,000 यूनिट्स आराम से बना सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। राइट, अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से समझना बच्चों, आगे वो आपको क्या कह रहे हैं। All the existing production is sold each month at a price of 3.25। तो पहले जो आप ये वाले यूनिट्स बेच रहे थे, कितने पे बेच रहे थे, 3.25। अब आपको जो नया ऑफर आया है वो 2.8 पर आया है। तो चलिए पहले तो देखते हैं क्या आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। देखो, आप 2,55,000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 2,55,000 है 1,02,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो यहां से जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गई दैट इज 2.5। तो चलिए एक बारी कंट्रीब्यूशन निकाल कर देखते हैं, एक बारी कंट्रीब्यूशन निकाल के देखते हैं। वेरी गुड अर्शदीप। तो एक बारी कंट्रीब्यूशन निकाल के देखते हैं, जो हमें एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 3.25 माइनस 2.5। सो 3.25 माइनस 2.5 विच इज $0.75। वेरी गुड अर्शदीप। तो पहले जो मुझे कंट्रीब्यूशन आ रही थी दैट वाज $0.75। अब मुझे जो न्यू कंट्रीब्यूशन आएगी नई यूनिट से ये तो मेरे को आएगी आएगी, जो मैं एग्जिस्टिंग यूनिट्स बेच रहा हूं, मेरे को नए यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन आएगी, मेरे को जो नई यूनिट से कंट्रीब्यूशन आएगी दैट विल बी 0.3। कैसे आया, 2.8 माइनस 2.5। सो मेरे पास $0.3 जो आएगी, नई कंट्रीब्यूशन आएगी नई यूनिट से। तो इट मींस मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी है उससे मेरे को कितनी नई कंट्रीब्यूशन आएगी, 12,000 यूनिट्स मैंने बेचने हैं, उसने मेरे को 12,000 यूनिट्स की डिमांड करी है। सो 12,000 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू $3,600। यहां तक सबको बात समझ आ गई, यस और नो? यस और नो, यहां तक सबको बात समझ आई, यस और नो? राइट। अब आगे देखना वो आपको क्या कह रहा है। कहता, इफ न्यू बिजनेस इज एक्सेप्टेड, अगर हम ये नए बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाउ ही हैज चेंज द स्टोरी, उसने कुछ ट्विस्ट डाला है आपको स्टोरी के अंदर। देखो क्या डाला है, अभी देखते हैं। कहता, इफ न्यू बिजनेस इज एक्सेप्टेड, एग्जिस्टिंग सेल्स are expected to fall by 2 units for every 15 units sold to the new customer। अब ये उसने आपको क्या दे दी, अब ये उसने आपको घुमा फिरा कर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है, उसने आपको घुमा फिरा कर क्या दी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है। कहता, अगर आप ये नई सेल्स करोगे तो चाहे आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, बट नई सेल्स करने से आपकी पुरानी सेल्स इफेक्ट हो जाएंगी। और वो कैसे इफेक्ट होंगी, जितने आप नए यूनिट्स बेचोगे उसका 2 यूनिट्स फॉर एवरी 15 यूनिट्स, यानी कि आपको जो लॉस होगा वो आपको 2 फॉर एवरी 15 यूनिट्स, इतने यूनिट्स का लॉस हो जाएगा पुराने वाले। तो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, तो इट मीन 1600 यूनिट्स का जो है आपको क्या हो जाएगा, 1600 यूनिट्स का आपको पुराने यूनिट्स का लॉस हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखना, मेरे को पुराने यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, मेरे को
पुराने यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था दैट वाज 0.75, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉस कितना हो जाएगा अगर मैं नए यूनिट्स बनाता हूं, तो दैट विल बी 1600 इंटू 0.75 विच इज इक्वल टू $1200। ये बात सबको समझ लगी? यस और नो? फटाफट बताइए, इसमें पॉइंट ही सिर्फ इसका था, यस और नो? यस भूमि, यस खिलाक्षी, यस सिमर। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। राइट, भूमि क्लियर है? यस। चलिए, तो इट मीन्स मेरे को जो नेट गेन होगा, दैट इज 3600 माइनस 1200 विच इज $2400। तो उसने आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन द मंथली प्रॉफिट विच वुड रिजल्ट इन एक्सेप्टिंग द न्यू बिजनेस। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको कितना होगा? $2400। एम आई क्लियर? सबको समझ लग गया? यस और नो? चलिए, राइट, अब आगे चलेंगे। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि हमारे लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो मटेरियल्स के केस में क्या होगी, लेबर के केस में क्या होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स के केस में या फिक्स ओवरहेड्स के केस में क्या होगी। उसके बाद हमारे लिए और कोई अगर हम, हाँ, इन केस ऑफ फिक्स एसेट के केस में हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए पहले एक बारी मैं आपको बिना बिना पढ़ाए कि क्या क्या हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी क्या नहीं होगी, तो एक बारी हम दिमाग लगाकर सोचेंगे कि हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। राइट, एक बारी हम दिमाग लगाकर सोचेंगे कि हमारी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। एक बारी हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे, हम इलस्ट्रेशन पर जाएंगे, हमें जिसमें उसने पूछा है कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद मैं आपको रिवर्स यहां पर लेकर आऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। राइट, चलिए एक बारी नीचे चलते हैं, फिर हम ऊपर आएंगे दोबारा। चलिए, ये आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बहुत 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 ध्यान से सारी की सारी कंसंट्रेशन इधर, किसी की कंसंट्रेशन इधर उधर हुई, ये पूरा का पूरा रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट गया आपके हाथ से। राइट, तो प्लीज इधर देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। तो देखो, अब उसने आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, उसने आपको दिया मिस्टर स्मिथ। कोई मिस्टर स्मिथ है, ही हैज आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू कोट द मिनिमम प्राइस। आपको पता कैसे लगेगा कि ये रेलिवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन है? पहली बात तो वो आपको पूछेगा मिनिमम प्राइस। हमने कल भी बात करी थी, रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? मिनिमम प्राइस क्या चार्ज करें, कि इससे कम तो हम चार्ज कर ही नहीं सकते। दैट इज द रेलिवेंट कॉस्ट, राइट, दैट इज द रेलिवेंट कॉस्ट। प्लीज ये बात याद रखना। अब उसने आपसे पूछा है कि ही वांट्स यू टू कोट, वो आपसे पूछ रहा है आप बताओ कि हम कितना मिनिमम प्राइस चार्ज करें। उसने आपको अपने हिसाब से टेंडर बना के दे दिया कि मेरे हिसाब से जो मिनिमम टेंडर प्राइस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। राइट, उसने अपने हिसाब से आपको एक मिनिमम टेंडर बना के दे दिया, और उसने नीचे क्या दिया है, आपको इंफॉर्मेशन दी है। और इंफॉर्मेशन उसने आपको इतनी लंबी चौड़ी दी है, एक एक कॉस्ट के बारे में दी है, सिंगल सिंगल कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में उसने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है। और उसने बोला है आपको कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन फॉर मिस्टर स्मिथ व्हाट यू बिलीव द मिनिमम टेंडर प्राइस शुड बी। आपके हिसाब से आप हमें बताइए, हमने तो अपनी कैलकुलेशन करके बता दी, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सिंगल सिंगल आइटम करके मैं उठाऊंगा। तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल, और मटेरियल के अंदर भी मैं सबसे पहले क्या उठा रहा हूं, मटेरियल ए को उठा रहा हूं। देखो मटेरियल ए वैसे तो वो बोल रहा है कि हमें 2000 केजेस चाहिए, ओके, मान लिया हमें 2000 केजेस मटेरियल चाहिए, पर क्या वो 10 रुपीज पे ही मैं उसको चार्ज करूं? चलिए ये देखने के लिए मैं इंफॉर्मेशन पर चलता हूं कि मुझे मटेरियल ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए नीचे चलते हैं एक बारी। देखो अब वो क्या कह रहा है, कहता हमें चाहिए कितना स्टॉक, हमें 2000 केजीज ऑफ मटेरियल चाहिए। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब ध्यान से समझना, मेरे पास सिर्फ
1000 kgs ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है मेरे पास। जो मटेरियल अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है? इट मींस जो मेरा 1000 है दैट इज इन स्टॉक, और 1000 मेरे को परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वो मेरे पास स्टॉक में नहीं है। और मुझे 1000 जो है वो स्टॉक में, और 1000 मेरे पास स्टॉक में नहीं है, तो ये मेरे को बाजार से खरीदना पड़ेगा। यहां तक ये बात समझ लगी? मेरे को चाहिए टोटल 2000 kgs, मेरे पास स्टॉक में 1000 kgs पड़ा है, तो मैं उसको यूज कर लूंगा, राइट। और जो 1000 kgs है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर से परचेस करना पड़ेगा, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे वो आपको क्या कह रहा है। कहता, अभी बात खत्म नहीं हुई है। कहता इसको हमने खरीदा था $5 पर केजी पे, क्या ये आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट है? यस और नो? इसको मैंने जब खरीदा था, मैंने इसको $5 पर केजी पे खरीदा था। इज दिस कॉस्ट रेलिवेंट फॉर यू? नो, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, क्योंकि इट इज अ sunk कॉस्ट। ये मैं ऑलरेडी इंकर कर चुका हूं, इट इज ऑफ नो यूज टू मी, राइट। तो इट इज अ sunk कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है। चलिए बात करते हैं। मिस्टर स्मिथ हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज फॉर हिज मटेरियल। अब मिस्टर स्मिथ के पास इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब ये उसके किसी काम का नहीं है, बट वो इसको $2 में बेच देगा। इस वाले को वो $2 में बेच देगा। अब बताइए मेरे को, रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हुई? कितनी रेलिवेंट कॉस्ट हुई? यस, व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट है इस 1000 के लिए? बताइए। यस, यस अर्शदीप, यस सिमर, यस भूमि। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये जो आप ऑलरेडी कॉस्ट इंकर कर चुके हो, ये आपकी किसी काम की नहीं है। एंड दूसरी बात ये, जो आपके पास जो मटेरियल पड़ा है ये किसी काम का नहीं है आपके, बट आप इसको बेचना चाहते हो, और इसको कितने में बेच सकते हो? $2 में बेच सकते हो। इट मींस ये जो 1000 kgs के लिए मेरे पास रेलिवेंट कॉस्ट है वो $2 है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। However, if he sold any, he would have to pay a fixed sum of $300 to cover the delivery cost। मतलब अगर वो इसको बेचता है तो उसकी $300 जो है वो फिक्स कॉस्ट भी आएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसके लिए? 2000 माइनस $300 मेरे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट, इस 1000 जो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है उसके लिए $1700 जो होगी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। यस और नो? ये बात समझ लगी सबको, हाँ या ना? यस, यस सिमर, भूमि, अर्शदीप, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस अर्शदीप, आप हो क्लास में? सिमर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? राइट। चलते हैं अब आगे। अब देखो, मेरा करंट परचेज प्राइस कितना है? $10। इट मींस ये वाला तो मुझे करंट परचेज प्राइस $10 पे खरीदना पड़ेगा। इट मींस इसके लिए मेरी जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी 10,000 होगी। तो टोटल मटेरियल ए के लिए मेरी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हुई? 10,000 प्लस 1700, दैट इज 11,700। यस और नो? सबको क्लियर हो गया कि मटेरियल ए के लिए मेरी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी? 11,700। सबको समझ आया, हाँ या ना? हाँ या ना? राइट, राइट, ओके। चलो, किसी को कहीं पे नहीं समझ लगेगा तो पूछ ले। चलिए अब आगे चलते हैं मटेरियल बी पर। अब मटेरियल बी भी मुझे 1000 kgs चाहिए, और उसने मेरे को बताया है कि इसकी $15 पर केजी कॉस्ट है, राइट। चलते हैं मटेरियल बी पर। अब मटेरियल बी के लिए वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। देर इज प्लेंटी ऑफ मटेरियल बी इन स्टॉक। हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है, मतलब काफी पड़ा है। हमें सिर्फ 1000 kgs ही चाहिए, और जितना हमें चाहिए
वो अवेलेबल है, राइट। और वो जब हमने खरीदा था वो $18 पे खरीदा था, क्या ये कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट है? नो, इट इज अगेन सम कॉस्ट। जब मैंने खरीदा था $18 पर खरीदा था, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगली बात करते हैं, द करंट परचेज प्राइस इज $15 पर केजी। अगर आज की डेट में मैं उसको खरीदना चाहूं, अगर आज की डेट में मैं उसको खरीदना चाहूं, तो वो $15 पर केजी पर खरीदा जा सकता है। अब दो सिचुएशंस में दे रहा हूं मैं, अब दो सिचुएशंस दे रहा हूं मैं आपको, दो सिचुएशंस दे रहा हूं। अब ये जो मटेरियल बी है, मैं फर्स्ट केस दे रहा हूं, फर्स्ट केस दे रहा हूं जहां पे ये यूज ही नहीं होगा, किसी काम का नहीं है। सेकंड केस में दे रहा हूं जहां पे ये कॉन्स्टेंटली यूज होगा उसके बिजनेस में, यानी कि ये उसको चाहिए और ये लगता रहेगा। तो चलिए फर्स्ट केस में बताइए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, और सेकंड केस में बताइए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो बच्चों ध्यान से समझना, फर्स्ट केस में आप ऑलरेडी मटेरियल आपके पास पड़ा है और ये किसी काम में भी नहीं आएगा, ना ही ये बिकेगा। इट मींस यहां पे तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट जीरो हो जाएगी, कोई रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। बट अगर वो कॉन्स्टेंटली बिजनेस में यूज हो रहा है, इट मींस उसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी आज का करंट परचेज प्राइस होगा, इट मींस दैट विल बी 1000 इंटू $15। तो मटेरियल बी के लिए, सर यस, मटेरियल भी रिपीट कर दो सर। हाँ अर्शदीप दोबारा सुनो, मटेरियल भी दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, अब मटेरियल भी मेरे पास प्लेंटी है, मेरे पास काफी ज्यादा पड़ा है स्टॉक के अंदर, मेरे पास काफी ज्यादा पड़ा है स्टॉक के अंदर। तो इसकी शॉर्ट सप्लाई तो नहीं है, इसकी शॉर्ट सप्लाई तो नहीं है, अवेलेबल है मेरे पास, राइट, ओके। अब जब मैंने इसको खरीदा था, मैंने $18 पे खरीदा था, तो मैंने किस पे खरीदा था वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। अर्शदीप यहां तक क्लियर हुआ? मैंने किस कॉस्ट पे खरीदा था वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, वो मेरी कौन सी कॉस्ट है, वो मेरी संक कॉस्ट है, राइट ओके अर्शदीप? सर। राइट। यस अब सर। नेक्स्ट बात, अगर मैं आज की डेट में उसको खरीदने जाऊं तो वो मेरे को $15 पर केजी में मिलेगा, वो मेरे को $15 पर केजी में मिलेगा अर्शदीप। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये जो मटेरियल बी है, मेरा मटेरियल बी है, क्या ये मेरे को रेगुलरली चाहिए होता है? अगर तो ये मेरे को रेगुलरली चाहिए होता है, तो ये जो मेरे पास नया कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसके लिए मुझे 1000 केजीज चाहिए, तो मैं वहां से निकाल के दूं या मैं बाजार से खरीदूं, तो मेरे को खरीदना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो मेरा रेगुलरली यूज हो रहा है, राइट अर्शदीप? समझ आई ये बात, यस और नो? यस सर। तो ये तो मेरे को रेगुलरली खरीदना ही पड़ेगा, तो इसको मेरे को खरीदना पड़ेगा, और ये मटेरियल कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है, तो यहाँ पे तो जो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट होगी मटेरियल बी के लिए $15 होगी। अब मैंने यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लिया था अर्शदीप, जो इससे मटेरियल बी से रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा था, वो समझो मैं क्या कह रहा था। अब यहीं पर अगर मैं बोल दूं, अगर यहीं पे मैं ये बोल दूं कि जो मटेरियल बी है, ये आपके पास बहुत ज्यादा पड़ा है, सप्लाई में पड़ा है, और इस ये आपके किसी काम भी नहीं आएगा, ना ही ये बिक सकता है, ये वाली कॉस्ट मेरे लिए इरेलीवेंट है, तो इट मींस मैं उसको ऐसे ही यूज कर सकता हूं, मेरी कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगी, तो उस केस में मेरी रेलिवेंट कॉस्ट जीरो हो जाएगी। अब समझ लगा अर्शदीप? यस सर। हाँ, तो मैं यही समझाना चाह रहा था, राइट। तो बट इस केस में सिर्फ अभी इतना समझो, इस केस में सिर्फ अभी इतना समझो कि अब ये जो मेरा मटेरियल है, ये मुझे रेगुलरली चाहिए होता है, रेगुलर सप्लाई में चाहिए होता है, तो मुझे वो खरीदना पड़ेगा बाजार से। तो इट मींस यहाँ पे तो मेरे पास जो $15 है वो मटेरियल बी के लिए क्या आ गई, रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। यह सबको क्लियर है? तो यहाँ पे भी जो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी वो 15,000 ही आएगी, यस और नो? यह सबको क्लियर है, हाँ ना? यस भूमि? यस, राइट। अब चलते हैं आगे मटेरियल सी पर। तो मटेरियल सी पर चलते हैं, तो मटेरियल सी मुझे 500 केजीज चाहिए, मटेरियल सी मुझे 500 केजीज चाहिए, और वो एट $40 हमें उन्होंने जो कॉस्ट लगा कर दी है। अब नीचे मटेरियल सी के बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल सी के बारे में हमें क्या गिवन है।
देखो मटेरियल सी, द टोटल अमाउंट इन स्टॉक इज 500, तो वो 500 स्टॉक में पड़ा है और 500 स्टॉक में पड़ा है, और मुझे चाहिए भी कितना, मुझे 500 ही चाहिए, एंड मुझे 500 ही चाहिए, विच वॉज बॉट फॉर $10,000। ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, इट इज अ संक कॉस्ट। इसको मैंने कितने में खरीदा था वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। some time ago for another one off contract that never happened। तो अब भूमि यहाँ पे समझना, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही बार हो, जो दोबारा नहीं होगा, राइट? तो दैट इज वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने ऐसे किसी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था जो कभी दोबारा हुआ ही नहीं। इट मींस ये जो मेरी कॉस्ट क्या बन गई, सम कॉस्ट बन गई, तो ये तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, राइट? अब ये जो मेरे पास 500 केजीज पड़ा है, 500 केजीज पड़ा है, तो मिस्टर स्मिथ इज कंसिडरिंग सेलिंग इट फॉर 6,000 इन टोटल। तो ये जो 500 केजीज पड़ा है वो कितने में बेच देंगे, कितने में बेच देंगे? इसको 6,000 में बेच सकते हैं, और यूजिंग इट एज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर मटेरियल कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन नॉर्मल प्रोडक्शन। या वो क्या कर लेंगे, इसको किसी और मटेरियल में यूज कर लेंगे जो कॉन्स्टेंटली यूज होता है। उसने हमें बताया नहीं कि वो कितने में खरीदा जाता है कॉन्स्टेंटली, तो विच एवर इज हायर लेंगे ना वैसे भी, तो विच एवर इज हायर, तो इट मींस यहां तक तो मेरे को पता लग गया कि 6,000 जो है वो 6,000 में ये बिक सकता है। दूसरी बात देखो वो क्या कर रहा है, इफ यूज्ड इन लेटर मैनर, कहता अगर हम इसको दूसरे मटेरियल में यूज कर ले, सब्स्टिट्यूट मटेरियल में यूज कर ले, तो हमें 8,000 की सेविंग्स हो जाएंगी। हमें 8,000 की सेविंग्स हो जाएंगी, हमारे 8,000 बच जाएंगे। और करंट परचेज प्राइस उसका क्या है, $40। अच्छा, अब यहां पे मैं परचेज तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं परचेज क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है, राइट? तो ये तो काटा ही मार दो, इसका तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे अच्छा, अगर हम इसको खरीदने भी जाएं, अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम इसको खरीदने भी जाएं, तो मेरे को कितने का पड़ेगा, 500 इंटू 40, तो ये तो 500 इंटू 40, सो दिस इज 20,000। ये वाले ऑप्शन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे को वैसे ही इतना महंगा पड़ रहा है, तो मैं उसको खरीदने तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, राइट? अब मेरे को बताना, अगर मैं उसको बेचता हूं तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट 6,000 है, अगर मैं उसको बेचता हूं। अगर मैं उसको कहीं और किसी और प्रोडक्ट में यूज कर लेता हूं, अगर मैं किसी और प्रोडक्ट में यूज कर लेता तो वहां से मेरे 8,000 की सेविंग्स हो जाएंगी। तो बताइए मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, 6,000 या 8,000? विल माई रेलेवेंट कॉस्ट बी 6,000 और 8,000? वेरी गुड रूल। My relevant cost will be 8,000, the the cost of next best alternative, right? The cost of next best alternative। तो यहाँ पे जो मेरी मटेरियल सी के लिए रेलिवेंट कॉस्ट होने वाली है, वो कितनी होने वाली है, दैट इज 8,000। क्योंकि इस प्रोडक्ट में लगाने से मैं किसी और प्रोडक्ट में नहीं लगा रहा जहां से मुझे 8,000 की सेविंग्स हो सकती थी। तो इस प्रोडक्ट के लिए मेरी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी, 8,000। यस और नो, सबको क्लियर हुआ? अर्शदीप, भूमि, खिलाक्षी, सिमर, विदुषी? यस, यस, ओके। नाउ कमिंग अप टू मटेरियल डी। अब मटेरियल डी की बात करते हैं। मटेरियल डी हमें कितना चाहिए, 50 लीटर्स चाहिए, और उसकी $12 पर लीटर कॉस्ट आती है। मटेरियल डी मुझे 50 लीटर्स चाहिए और उसकी $12 पर लीटर कॉस्ट आती है। ध्यान से समझना मटेरियल डी के बारे में वो क्या बोल रहा है। हमारे पास 100 लीटर्स पड़ा है, 100 लीटर्स पड़ा है, 100 लीटर्स पड़ा है, और हमें चाहिए कितना, सिर्फ 50 लीटर्स चाहिए, सिर्फ 50 लीटर्स चाहिए बच्चों। इट इज डेंजरस, ये जो मटेरियल है, ये जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, ये डेंजरस है, ये हजार्डियस है हमारे लिए, एंड इट इज नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड इफ नॉट यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं यूज करते, it will have to be disposed of at a cost to Mr. Smith of $50 per liter। Very 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 important point, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में ना यूज करूं, ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में ना यूज करूं, तो मुझे अपने पल्ले से, मुझे अपने हाथों से
$50 पर लीटर इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे को, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लूं, मैं $50 पर लीटर की सेविंग्स कर लूंगा। अब यहाँ पे बच्चों आपका 50 × 50 विच इज $2500 की सेविंग्स है आपके लिए, कॉस्ट नहीं है, सेविंग्स है, क्योंकि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसको यूज कर लिया और आपके $50 पर लीटर बच गए। समझ लगा? यस और नो? यस और नो? सबको ये बात समझ लगी, हाँ ना? तो यहां पे आपकी जो रेलिवेंट कॉस्ट आने वाली है, ओके, कौन सा भूमि, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? सेकंड पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट दोबारा देखो, सेकंड पॉइंट दोबारा देखो भूमि। यस, दोबारा देखो भूमि। देखो इसमें वो क्या कह रहा है, कहता ये जो हमारे पास 100 लीटर मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, 100 लीटर जो मेरे पास मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, ये डेंजरस नेचर का है, यानी कि ये हजार्डियस है। अगर हम इसको अभी डिस्पोज ऑफ ना करें या इसको यूज ना करें, ये बोल रहे हैं अगर हम इसको यूज ना करें, अगर हम इसको यूज ना करें तो हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। देखना भूमि, लेट्स से एक बात करते हैं हम, एक बात करते हैं, ये देखो, ये मेरा एक एक लेट्स से कोई हजार्डियस मटेरियल पड़ा है, हजार्डियस मटेरियल, राइट? ये हजार्डियस मटेरियल या तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में लगा लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, या अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं यूज करता, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में को नया मिला है, नया ऑफर मिला है, इसको अगर मैं यूज नहीं करता भूमि, तो इसको मेरे को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं डिस्पोज ऑफ नहीं करता मेरे को नुकसान होगा, तो मेरे को इसको डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगाता भूमि। और अगर मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूं, और जो मेरे को करना ही पड़ेगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगाता, राइट, तो वहां से मेरे को जो कॉस्ट आएगी वो $50 पर लीटर आएगी। तो भूमि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करके मैंने ये 50 × 50 $2500 बचा लिए। तो यहाँ पे मेरी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आई है, यहाँ पे मेरे को सेविंग्स हुई है $2500 की। तो यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए विल बी नेगेटिव $2500 भूमि। समझ लगा? हाँ या ना? यस नो? यस भूमि, अब समझ लगा? यस भूमि, राइट, सबको ये पॉइंट समझ लगा? प्लीज बहुत ध्यान से समझेंगे। यस अर्शदीप, खिलाक्षी, यस विदुषी, सिमर, सिमर आपको समझ लग रहा है? यस नो? सिमर एक बारी कल वाली क्लास लगाना वो जरूरी है, उसके बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? चलिए, तो इट मींस ये मटेरियल डी में तो मेरी जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी बच्चों। तो दिस इज 2500 नेगेटिव। यस, यहां तक किसी ने कुछ पूछना, कुछ ना समझ आया? राइट, अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे आगे। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास लेबर। लेबर में सबसे पहले वो हमें बोल रहा है कि लेबर, स्किल्ड लेबर हमें 1000 घंटे चाहिए होते हैं, स्किल्ड लेबर के हमें 1000 आवर्स चाहिए होते हैं। तो देखो नीचे वो हमें स्किल्ड लेबर के बारे में क्या कह रहा है, देखो स्किल्ड लेबर के बारे में वो क्या कह रहा है, हमें 1000 आवर्स चाहिए, 1000 आवर्स चाहिए। स्किल्ड लेबर, मिस्टर स्मिथ ओनली हायर स्किल्ड लेबर व्हेन ही नीड्स इट। तो जब उसको चाहिए होती है वो हायर कर लेता है। इट मींस हमारे पास स्किल्ड लेबर अभी सप्लाई में नहीं है, जब हमें चाहिए होगी हम मंगवा लेते हैं। तो जब हम उसको मंगवाएंगे तो हम उसको आवरली रेट पे कर देंगे, दैट इज $25। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपके पास जो कॉस्ट आ गई दैट इज 1000 × $25 विच इज $25,000। यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्किल्ड लेबर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है, जब चाहिए होती है आप तभी मंगवाते हो, ना ही आपने आपने अलग से उनको बिठाया हुआ है कि हाँ आप कोई भी काम, मतलब कि आपको हम पैसे देते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम उनको तभी बुलाते हैं जब हमें वो चाहिए होती है, तो जब बुलाएंगे उनको $25 के हिसाब से पे कर देंगे, राइट? तो इट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेमी स्किल्ड लेबर।
सेमी स्किल्ड लेबर के हमें 2000 घंटे चाहिए। अब सेमी स्किल्ड लेबर के बारे में वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। हमें 2000 आवर्स चाहिए। कहता मिस्टर स्मिथ हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 50 सेमी स्किल्ड लेबरर्स हु आर करंटली नॉट फुली यूटिलाइज्ड। मींस यहाँ पे हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी है, लेबरर्स जो है वो वेले बैठते हैं, वो फुली यूटिलाइज नहीं है लेबर, राइट। दे आर ऑन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हमने उनको पैसे देने ही देने हैं, वो काम करें चाहे ना करें। दे आर ऑन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द नंबर ऑफ स्पेयर आवर्स करंटली अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट आर 1500। वो कह रहे हैं इस 2000 में से 1500 घंटे जो तो है वो क्या है, वो स्पेयर है। वो स्पेयर है मतलब लेबर वेली बैठी है। और 500 आवर्स 500 आवर्स जो है, आपको उनके लिए कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। एनी आवर्स इन एक्सेस ऑफ दिस विल हैव टू बी पेड एट टाइम एंड अ हाफ। मतलब 15 इंटू 1.5, 15 इंटू 1.5 के हिसाब से इनके लिए पे करना पड़ेगा। ये बात हमें क्लियर होगी। फटाफट जिसको समझ आ गया बताइए, ये 1500 आवर्स के लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आएगी। अभी चेक करते हैं किसको रेलिवेंट कॉस्ट समझ आ गई। सभी चैट बॉक्सेस में लिखिए, यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इस 1500 स्पेयर घंटों के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। यस भूमि, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर दिस 1500 स्पेयर आवर्स। आई एम नॉट आस्किंग फॉर दिस। इसके लिए इन 1500 घंटे के लिए क्या रेलेवेंट कॉस्ट आएगी भूमि। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड, वेरी गुड। इस 1500 घंटों के लिए मेरी कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि लेबर जो है वो वेली बैठी है, वो कोई काम नहीं कर रही। हम उनको काम में लगा भी दे चाहे हम ना भी लगाए, वो तो उनको पैसा देना ही पड़ रहा है। इट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। वेरी गुड अर्शदीप। तो हमारे लिए जो 1500 आवर्स की कॉस्ट है वो इररिलेवेंट है, वो तो हमने देनी देनी है। वो हम कॉन्ट्रैक्ट करें चाहे ना करें उससे कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ ये 500 घंटों के लिए हमारी जो कॉस्ट है वो आएगी। विदुषी आपने शायद इसके लिए बताया था, यस। तो इसके लिए 22.5 आ रही है, 500 इंटू 22.5 विच इज 11250। बट ये 1500 घंटों के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे पास स्पेयर लेबर है। तो इसके लिए जो मेरे पास रेलिवेंट कॉस्ट है दैट इज 11,250। सो इसके लिए जो मेरे पास कॉस्ट है दैट इज 11,250। यस, सबको क्लियर हो गया, यस और नो। यस, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर के लिए समझना, अनस्किल्ड लेबर आपको चाहिए कितनी, पहले तो 500 आवर्स चाहिए अनस्किल्ड लेबर के लिए। तो देखो अनस्किल्ड लेबर के लिए आपको 500 आवर्स चाहिए, 500 आवर्स चाहिए। दीज आर करंटली फुली एम्प्लॉयड। वो फुली एम्प्लॉयड है, मतलब वो फ्री नहीं है। अनस्किल्ड लेबर वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, राइट, ऑन जॉब्स वेयर दे प्रोड्यूस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $2 पर अनस्किल्ड लेबर। तो जिस जॉब में वो लगे हुए हैं उनको वहां से $2 कंट्रीब्यूशन आता है। देयर करंट रेट इज $10 पर आवर। उनको हम $10 पर आवर जो देंगे उनको हमें देना भी पड़ेगा। ऑल्दो एक्स्ट्रा कुड बी हायर्ड एट $20 एन आवर। $20 एन आवर। प्लीज 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 बहुत 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 ध्यान से समझना। अब देखो, ये जो लेबर थी ध्यान से समझना। ये लेबर डिपार्टमेंट ए में काम कर रही थी, इसको हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे। और ये जो लेबर है इट वाज इन शॉर्ट सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई में थी, मतलब लेबर आवर्स वर इन शॉर्ट सप्लाई। ये फुली एम्प्लॉयड था। तो यहाँ का काम रोककर मैं इसको यहाँ भेजूंगा, पहली बात तो इट मींस जो मेरा एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा $2 का, प्लस मेरे को जब ये बी डिपार्टमेंट में आके काम करेंगे इनको इनका $10 भी देना पड़ेगा।
तो यहां पे मेरे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी दैट विल बी 12। यानी कि जो मैं इनको आर्ली रेट दे रहा था वो तो है ही है, प्लस जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ क्योंकि मैंने वहां से हटाकर यहां पे एम्प्लॉय कर दिया उनको। यस और नो? अब सर क्या वो $20 पे भी तो हायर कर सकते थे? वो क्यों करेंगे हायर? हमने तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, राइट? ये तो हम कर ही सकते थे बट हमें तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी? रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पे $12। एक तो जो हम उनको दस दस डॉलर पर आवर के हिसाब से पे करेंगे, प्लस उनको जो हमें हमारा जो वहां से कंट्रीब्यूशन लॉस भी तो हुआ है $2 का। यस और नो? तो इसके लिए जो मेरे पास रेलिवेंट कॉस्ट आ गई दैट इज $12। यस और नो? सबको क्लियर हुआ? यस और नो? राइट। तो इसके लिए जो मेरे पास रेलिवेंट कॉस्ट आ गई दैट इज $12। तो 500 इंटू $12, सो दैट इज $6,000। तो यहां तक मेरा सर इसमें ये नहीं पता लगेगा कितने कितने आवर्स कंट्रीब्यूशन। उसने नहीं बताया हमें कितने कितने आवर्स का कंट्रीब्यूशन लॉस। उसने उसने मेरे को सिर्फ ये बता दिया कि 1 घंटे का $2 वेस्ट होता है, तो जितने घंटे लगेंगे मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा भूमि। उसने हमें नहीं बताया वहां कितने घंटे का लॉस हुआ। उसने बस ये बता दिया कि यहाँ पे एम्प्लॉय करने से वहां पे कितने घंटों का लॉस होगा, वो उसने हमें ये नहीं बताया। पर उसने हमें पर आवर निकाल के दे दिया कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। उसने सीधा सीधा हमें यही निकाल के दे दिया, तो हमें घंटे क्या करने हैं? तो हमें घंटों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भूमि। राइट? यस नो? अच्छा इसमें ये नहीं पता कितने कितने आवर्स को सर भूमि में आपकी बात नहीं समझ पा रहा, क्या कह रहे हो आप? एक बार अनम्यूट करके बताइए। यस भूमि पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।